नमस्कार। एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल के टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जंग के बीच ईरान का बड़ा ऐलान, होर्मुज जलडमरूबंध को बंद करने पर ईरान जल्द निर्णय लेगा। इस खबर पर विस्तार से रहेगी हमारी नजर। बात करेंगे संवाददाताओं से भी। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की दी धमकी। कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। वहीं इजराइल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। ईरानी संसद ने होर्मुज जलडमरूबंध को बंद करने की मंजूरी दी। ईरान की शीर्ष सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम निर्णय। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार हालात पर बनाए हुए है नजर। कहा भारत के पास है पर्याप्त तेल भंडार। ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाएंगे आवश्यक कदम। ईरान इजराइल संघर्ष से उपजे हालात पर बैठकों का दौर जारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपातकालीन बैठक, तो वहीं IAEA भी आज करेगा इमरजेंसी मीटिंग। ईरानी विदेश मंत्री पहुंचे मास्को। ऑपरेशन सिंधु के तहत 285 भारतीय ईरान से नई दिल्ली पहुंचे। अब तक कुल 1713 भारतीयों की हुई स्वदेश वापसी। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तो आपको बता दें कि ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का दावा किया था। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हमलों को लेकर कहा है कि अमेरिका ईरान में किए गए ताजा हमलों के बारे में जानकारी दी है। IDF ने बताया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के करमानशाह, हमादान और तेहरान में स्थित ठिकानों पर एक साथ हमला किया। IDF के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैनिक क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ ये भी बताया कि ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के
ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में शासन परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सुरक्षा परिषद ने कल एक आपात बैठक की और बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका की कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया है और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है, जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ ही साथ रूस के प्रतिनिधि ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का यह हमला वैश्विक नियमों के खिलाफ है। बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद देखने को मिले, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की राह और ज्यादा कठिन होती हुई नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में हालात स्थिति को देखते हुए आज एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज ब्रसेल्स में आयोजित होगी। बैठक में इजराइल ईरान संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा परिषद चीन से संबंधित नीतियों और यूरोपीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। माना जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ये बैठक काफी अहम रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने वार्ता और कूटनीति के जरिए इस संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया था। पीएम ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर बल दिया था। पीएम ने तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर
तो आपको बताएं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के फैसले से दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैश्विक तेल व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% जो कच्चा तेल है उसका व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसे बंद किया जाता है तो क्या कुछ इसका असर होगा? अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ भारत पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन है जहां ईरान रोक लगा सकता है। यह हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। तो बेहद अहम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में यह शामिल है। तो पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ती भू राजनीतिक स्थिति के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत जो है उसकी ईंधन आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और नागरिकों को किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरदीप पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बीते वर्षों में अपने आपूर्ति स्रोतों में काफी विविधता लेकर आए हैं। We had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. तो ईरान इजराइल संघर्ष पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, मिडिल ईस्ट की जंग जो है अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, खतरनाक मुहाने पर खड़ी है। ईरान और इजराइल के टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पलटवार करने जा रहा है, क्योंकि परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। कहा है भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। हाँ, देखिए, जब हमला हुआ ईरान के परमाणु ठिकानों पे, उसके पहले भी इजराइल ने उनके कुछ जगहों पे हमले किए थे और ये लगातार संघर्ष चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। और अमेरिका ने उनको कहा था कि आप वार्ता के टेबल पे आ जाइए। वार्ता के टेबल पे ईरान नहीं आया क्योंकि उनका कहना था कि इजराइल जब तक हमले बंद नहीं करेगा तब तक वो वार्ता के टेबल पे नहीं आएंगे। इस बीच यूरोपियन यूनियन के साथ बात की उन्होंने E3 के साथ, और E3 के साथ भी बातचीत करने में कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं निकल रहा है जिसके कारण ईरान और यूरोपियन यूनियन या अमेरिका एक साथ बैठ करके इस मसले पर विचार कर सके। और इसमें चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक समय दे दिया था 2 सप्ताह का, तो लोगों को लगा कि 2 सप्ताह में मामला हो सकता है ईज हो। लेकिन इस बीच में एक रणनीतिक टैक्टिकल स्टेप लेते हुए अमेरिका ने जब हमला किया तो यह निश्चित तौर पर ईरान के लिए हतप्रभ होने की स्थिति थी कि उन्होंने इस बात का अंदाज नहीं लगाया था कि इस तरह के हमले हो सकते हैं अचानक मिडवे। अब ईरान के सामने निश्चित तौर पे ये स्थिति है कि उनके सामने रिटेलिएशन का ही एक तरीका बचा हुआ है, क्योंकि देखिए रिटेलिएशन की कोई सीमा नहीं होती। आप रिटेलिएट करते रह सकते हैं और आगे वाला जो है वो कदम उठाते रह सकता है। उनकी जो यूरोप और अमेरिका
अमेरिका की जो एकमात्र उनका लक्ष्य है वो है कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज करना। ये मामला सिर्फ यही नहीं है कि परमाणु हथियार वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उनका जो मामला लगता है कि वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से न्यूक्लियर किसी भी एक्टिविटी से निकल जाए, और इसीलिए ईरान किसी भी तरीके से अपने कुछ भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। अखिलेश, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जैसा ही कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है, हमारा मकसद जो है सिर्फ परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था। हमारा मानना है कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद खाड़ी के जो देश है उनमें लगातार हलचल मची हुई है कि क्या अमेरिका मध्य पूर्व में एक और युद्ध में घसीटा जा रहा है, क्या अमेरिका अभी और भी हमले कर सकता है? देखिए यार, निश्चित तौर पे अमेरिका ने इस बात की कोई आखिरी बात नहीं कही है कि वो कोई और हमले नहीं करेगा। यह बिल्कुल ईरान पे निर्भर करता है कि ईरान किस तरह का स्टेप लेता है। जिस तरह से ईरान ने धमकी दी है कि वो उस एयरबेस पर भी हमले करेगा जहां से अमेरिका के जो विमान आए थे जो ईरान के परमाणु साइट्स पे हमले किए हैं, उन एयरबेसों पर भी हमला करेगा। मतलब है कि ईरान अगर लड़ाई का दायरा ज्यादा बढ़ाता है और ईरान रिटेलिएशन में अगर अमेरिकी एयरबेस या अमेरिकी बेस पर भी हमला करता है, जैसा कि ईरान ने कहा कि अब अमेरिका का हर सोल्जर हमारा टारगेट है और अमेरिका का हर नागरिक हमारा टारगेट है, तो अगर इस तरह की कार्रवाइयों में ईरान जाएगा तो निश्चित तौर पे अमेरिका फिर से हमले करेगा। क्योंकि अमेरिका एक बार जब कोई पूरा इतिहास गवाह है कि अमेरिका एक बार जब कोई स्टेप लेता है तो उसके सारे फॉल आउट सोच के और उसकी एक लंबी प्लानिंग होती है, उस लंबी प्लानिंग के तहत वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इस तरीके से करके करते हैं। तो एक प्लान ए उन्होंने किया कि इजराइल ने हमले किए, और दूसरा प्लान भी दूसरा था कि उन्होंने कहा कि नहीं अब हम भी हमले करेंगे। अब उसके बाद अगला स्टेप होगा, ईरान पे निर्भर करता है। अगर ईरान इस समय वार्ता के टेबल पे आकर अपने पूरे न्यूक्लियर साइट की जानकारी देता है, पूरे न्यूक्लियर गतिविधियों को एक सीमा के अंदर लाने की कोशिश करता है, जो कि विवादास्पद है कि अमेरिका मानेगा एक सीमा के अंदर लाने के लिए। उम्मीद ये की जा रही है कि अमेरिका कहेगा कि पूरी तरह से आप डीन्यूक्लियराइज होइए, कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं करिए। तो इन सारी बातें हैं जिसको कि ईरान को अभी ध्यान में रखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान अगर कोई बदले की कार्रवाई अमेरिकन बेस पे करता है तो निश्चित तौर पे अमेरिका उसका रिटेलिएट करेगा। जो सूचनाएं हमारे पास है। अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो भी जुड़ गए हैं। विशाल, ईरान ने स्ट्रेट होर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है ईरानी संसद ने। सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट होर्मुज बंद होता है तो इसका दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ भारत भी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा? देखिए शैला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है ये, और अमेरिका का जो 5th फ्लीट है वो बहरीन में तैनात है। अमेरिका की पूरी नज़र है कि अगर ईरान इसको ब्लॉक करता है तो वो उस पर अटैक कर सकता है। उधर ईरान की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जैसे ही वो इसको ब्लॉक करेगा तो यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज हैं उन पर हमला हो सकता है, और जो पूरा ऑयल मार्केट है, खास तौर से खाड़ी का जो ऑयल मार्केट है उस पर असर पड़ सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सी बोर्न ऑयल फ्लो की बात करते हैं या ऑयल एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये पूरा दुनिया का 1/4 है, और अगर नेचुरल गैस की बात करते हैं तो 1/5 इसका ज्यादातर हिस्सा एशियन मार्केट्स में जाता है, जिसमें चीन और भारत भी शामिल है। लेकिन अमेरिका ने पहले ही चीन को बोल दिया है कि आप ईरान को समझाइए कि इसको ना रोके, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ये रुकता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा सकती है। भारत ने इसकी तैयारी कर ली। आपने सुना हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि हम पहले से तैयार हैं, क्योंकि इंडिया ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले ही ये 2 ऑल्टरनेटिव रूट्स खोज लिए थे, क्योंकि रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यानी कि ब्राजील जिसमें शामिल है, ये सारे देश हैं जहां से ये सारे इलाके हैं जहां से भारत ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे जैसे मंत्री ने बताया कि हमारे पास अभी 4 वीक्स का स्टॉक अभी बाकी है, बल्कि ये कहा जा रहा है विशाल कि कई महीनों का स्टॉक बाकी है अगर देखा जाए तो किस प्रकार से और कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहां से जो है भारत को तेल की आपूर्ति हो सकती है, या भारत ने ऑलरेडी वो सोर्सेज बनाए हुए हैं? देखिए शैला, जो हमारे मिनिस्टर ने बताया कि हमारे पास कुछ कंपनियां हैं जिनके पास 25 दिन का और कुछ कंपनियों के पास कुछ हफ्तों का स्टॉक अभी रिजर्व है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ लिए थे, जिसमें रूस शामिल है, अमेरिका है, अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिकी देश जिसमें ब्राजील भी शामिल है, वहां से हम ऑलरेडी ऑयल ले रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यहाँ पर
ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकता है तो चाइना जो उसका मेन इंपोर्टर है ईरान का, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, अगर चाइना को वहां से तेल मिलने में दिक्कत आती है तो चाइना ऑल्टरनेटिव रूट्स पे जाएगा और इससे ऑयल प्राइसेस पे जो है, फ्यूल प्राइसेस पे असर पड़ेगा, फ्लक्चुएट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया इससे अफेक्ट नहीं होगी, जरूर होगी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस एकदम से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि गल्फ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1/4 जो है वो कच्चा तेल निकलता है अगर हम समुद्री रास्ते की बात करें तो, और 1/5 जो है वो नेचुरल गैस इसी रास्ते से आती है। लेकिन इसमें और देश भी शामिल है, जिसमें ओमान है, सऊदी अरब है और बाकी देश भी हैं। तो हो सकता है वो ईरान पे दबाव बनाए, लेकिन जैसे कि अखिलेश बता रहे हैं कि अगर ईरान अपने आप को रिटेलिएट करेगा, क्योंकि उसको करना पड़ेगा, अगर अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहेगा तो अमेरिका का 5th फ्लीट ऑलरेडी ओमान, बहरीन के अंदर तैनात है, तो उसमें ये हो सकता है कि वो इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे। ऐसी स्थिति में भारत ने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं तो उसमें जबरदस्त उछाल आने का खतरा है। बिल्कुल, जबरदस्त उछाल आने का खतरा है। आप बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश सुमन भी मौजूद हैं। अखिलेश, ईरान इजराइल में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद जो है बैठकों का दौर लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी आपातकालीन बैठक हुई, तो वहीं IAEA भी आज एक इमरजेंसी मीटिंग करेगा। बेहद महत्वपूर्ण रहेगी ये मीटिंग भी। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे IAEA की मीटिंग निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये IAEA की रिपोर्ट ही थी जिसने इजराइल को प्रोवोक किया कि वो हमले करे। IAEA की जब रिपोर्ट आई, उसमें मेजॉरिटी से बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया और रिजोल्यूशन लिया गया कि ईरान बिल्कुल परमाणु हथियार बनाने के करीब है, और इसके बाद ही इजराइल ने हमले किए शुरू कर दिए ईरान के ऊपर। और इजराइल ने बयान दिया कि IAEA की रिपोर्ट के आधार पे हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने और प्राप्त करने की घोषणा कर देता है तो उसके बाद फिर इजराइल के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो उसके बाद IAEA लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए है, और IAEA ईरान के अंदर क्या क्या क्षति हुई है, पहले हालांकि इजराइल ने जब पहले हमले किए थे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, तो IAEA ने कहा था कि रेडिएशन नहीं हुआ है। अब जब 3 इन बड़े जो न्यूक्लियर साइट्स है ईरान के, वहां पे हमले किए गए अमेरिका की तरफ से, उसके बाद IAEA की क्या धारणा है, रेडिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि पड़ोसी देश सऊदी अरब का कहना है कि रेडिएशन की कोई स्थिति नहीं बनी है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन IAEA की जब इमरजेंसी मीटिंग होगी, उसमें चूंकि एक्सपर्ट रहते हैं, वो पूरे परमाणु जो शांति या शांतिपूर्ण परमाणु तैयारियों पर ही निगरानी रहती है, तो निश्चित तौर पर IAEA की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और कह सकते हैं कि आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको पता चलेगा कि अगर अमेरिका ने जो ये हमले 3 जगहों पे किए हैं, उसका असर क्या हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर रेडिएशन होता है तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वहां के जो एरियाज हैं वहां पे रहने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाँ, देखिए, रेडिएशन होता है तो रेडिएशन हमने देखा है कि रेडिएशन अगर पहले चेरनोबिल में एक बार हुआ था, रूस के जो परमाणु संयंत्र थे वहां पे रेडिएशन से लोगों को खतरा हुआ था, परमाणु संयंत्र से लीक हुआ था। उसके पहले आपको याद होगा कि इतिहास में हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम गिराया गया था, उससे रेडिएशन हुआ था। लेकिन परमाणु संयंत्र पे कोई हमले होते हैं और उससे रेडिएशन किस तरीके का निकलता है, यह एक नई बात है जो पूरी दुनिया को देखनी है कि परमाणु संयंत्र जो होता है, जहां परमाणु सारी तैयारियां होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो वहां काफी सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं, और वो सुरक्षा के उपाय कितने कारगर हुए हैं वो IAEA को देखना होगा। और IAEA संभवतः इस बात की जांच की होगी IAEA ने प्राथमिक तौर पे कि क्या उसका असर पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पे अगर रेडिएशन होता है तो वो रेडिएशन उस पूरे इलाके के लोगों को कई तरह की क्षति पहुंचा सकता है। जो मानवीय क्षति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कई बार वो शॉर्ट टर्म होता है, कई बार लॉन्ग टर्म होता है। मान लीजिए कि अभी 2-3 दिन में शॉर्ट टर्म में कुछ पता नहीं चल रहा है कि लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस पर भी निगरानी रखनी होगी और इस पर जानकारी लेनी होगी। उसका क्या एंटीडोट हो सकता है, किस तरीके से अगर थोड़ा सा भी रेडिएशन हुआ है तो उसका क्या एंटीडोट हो सकता है, क्या उसकी दवाइयां हो सकती है, क्या उसका परिणाम हो सकता है। ये सारी चीजों की जानकारी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि दुनिया पे एक खतरा बन रहेगा, क्योंकि अगर लीक थोड़ा सा भी हुआ है, अगर लीक बढ़ता जाएगा तो निश्चित तौर पे एक पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के अलावा एक नई परिस्थिति में डाल देगा। हमारे साथ विशाल, आपके पास आना चाहूंगी।
जैसा कि ये हमारे मंत्री ने भी कहा, हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास कई सप्ताह का तेल भंडार है, कई मार्गों से आपूर्ति प्राप्त हो रही है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक अगर समझना चाहें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना ज्यादा अहम क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना चाहेंगे तो हम उसको इंडियन पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी होगा। इंडिया में 5 मिलियन बैरल्स का डेली का कंजम्पशन होता है, उसमें से 2 मिलियन बैरल्स इसी रास्ते से आता है। जरूरी नहीं है कि हम वो ईरान से ले रहे हैं, लेकिन इस रास्ते से ओमान और खाड़ी के जो तमाम देश हैं वो जुड़े हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट रूट जो है वो ईरान अगर ब्लॉक कर देता है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है, और इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है वो 33 मील का है। लेकिन अगर हम शिपिंग लेन की बात करते हैं तो सिर्फ 33 तो वो 3 किलोमीटर्स की होती है। तो इसके अंदर अगर यहाँ से जहाज गुजरते हैं और ईरान उन पर हमला करता है, अलग अलग तरीके से हमले हो सकते हैं। इसमें साइबर अटैक हो सकता है, इसमें वो अपने तोपों से हमला कर सकते हैं, अपनी नेवी से हमला कर सकते हैं। तो ये पूरा ट्रेडिंग रूट जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो तेल तो यहाँ से निकलता ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2025 के हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 1/4 का जो कच्चा तेल है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर हम गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो 1/5 ऑफ वर्ल्ड गैस इधर से ही होकर गुजरती है, जिसके लार्जर कंज्यूमर जो है वो चीन जैसे देश है। इसलिए अमेरिका ने चीन से कहा है कि आप इंटरवीन करो। अगर चाइना फेल होता है तो चाइना का अपना नुकसान होगा, क्योंकि चाइना सैंक्शंस लगे हुए हैं हमारे बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है स्ट्रेट हॉर्मुज। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। विशाल, आपका भी, और अखिलेश, आपका भी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, भारत के पास पर्याप्त तेल का भंडार है, किसी भी तरह से देशवासियों के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो कुछ और खबरों का रुख करेंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे ऑपरेशन सिंधु की। जी हां, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश ला रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। माशहद से आई महान एयर की फ्लाइट W571 से 285 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। इस तरह ईरान से अब तक कुल 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय इसके लिए पहले से ही कई हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुका है। इनमें से एक टोल फ्री नंबर 1800-118797, साथ ही 3 लैंडलाइन नंबर +91 11 2301 2113 +91 11 2301। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे दावे का खंडन किया है। कई सोशल मीडिया अकाउंट ने दावा किया था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के खिलाफ विमान लॉन्च करने के लिए अमेरिका ने भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने अपनी जांच में इस दावे को फर्जी बताया है।
साथ ही साथ फैक्ट चेक यूनिट ने एक लिंक भी साझा किया है, जिसमें एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिकी विमानों द्वारा इस्तेमाल किए गए मार्ग के बारे में बता रहा है। और अब अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे को नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे अभियान की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो बस्तर क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की अब तक की प्रगति और हालिया सफलताओं की भी समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह नक्सल उन्मूलन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा भी करेंगे, ताकि 2026 तक बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल किया जा सके। सोमेश पटेल रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, सुप्रभात। नक्सल मुक्त बनाने का जो प्रयास है, जो प्रतिबद्धता है गृह मंत्री अमित शाह की, वो लगातार धरातल पर उतरती नजर आ रही है। तमाम हम नक्सलियों को देख रहे हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, हथियार जो है फेंक रहे हैं, और इस दिशा में देखा जाए तो हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो भी बखूबी अपने काम अंजाम दे रहे हैं और नक्सलवाद को मिटाने की दिशा में बढ़िया प्रयास हो रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के कोर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कई शीर्ष नक्सली नेताओं को मारा गया है और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। कल जो बैठक हुई थी LWE की, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि बस्तर के जंगलों में जो नकली चैन के इंच होते थे बरसात के समय में, वहां मानसून ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर उनका साफ तौर पे यही कहना था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। और आज जिस तरह से बस्तर के कोर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, बीते दिनों जो बीजापुर में जो इनकाउंटर हुआ था करीगुट्टा की पहाड़ी में, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी। और दूसरी तरफ जो अबुझमाड़ का जो फॉरेस्ट इलाका है, उस इलाके में मोस्ट वांटेड नक्सली यानी नक्सलियों का शीर्ष नेता वसव राजू मारा गया था, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। उन तमाम सुरक्षा कर्मियों ने जिन्होंने सफलता हासिल की थी, आज रायपुर में उन तमाम सुरक्षा कर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर यह चर्चा करेंगे कि नक्सलवाद का खात्मा किस तरह से किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर एक बात और कहा है कि जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण करे, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह का दौरा ये काफी महत्वपूर्ण है। बस्तर के कोर इलाकों में लगातार सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। कई शीर्ष नक्सली जो नेता है सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना से जुड़े आत्मसमर्पण जो नक्सली कर रहे हैं और वो भरोसा रखें कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और लगातार बिल्कुल सोमेश, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करेंगे मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की। कोरोना महामारी के समय शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश में खाद्य सुरक्षा की एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत देश भर में लाभार्थियों को प्रतिमाह मुफ्त 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लाभार्थियों की संख्या 81 करोड़ पहुंच गई है। सरकार ने इस योजना का 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये योजना देश में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए एक बड़ी पहल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। 26 मार्च 2020 में कोरोना प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इसका मकसद देश के गरीब और प्रवासी परिवारों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कोविड संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन नियमित आवंटन के अतिरिक्त था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पहले चरण से 7वें चरण तक 28 महीनों के लिए लगभग 1118 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया, जिसकी कुल लागत लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और अधिनियम के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थी यानी अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता प्राप्त परिवार लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत जो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की एक सफल पहल है, कोई भी लाभार्थी देश भर में किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। हमें 5 किलो हर महीने राशन मिलता है, काफ़ी हमारी हेल्प और मदद हो जाती है, बहुत बड़ी सहायता है। हमको 5 किलो राशन मिलता है, हम जिला झांसी से हैं, हमको आर्थिक मदद मिलती है, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोरोना टाइम से हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, उससे काफ़ी मदद हो जाती है हम लोगों को और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाती है हम लोगों की। खाने पीने के लिए काफ़ी सहूलियत मिल जाती है, कहीं और जाना भटकना नहीं पड़ता हमें, तो परिवार वालों को भी काफ़ी समस्या का समाधान जो करना पड़ रहा था वो सॉल्यूशन हो जाता है उसके लिए भी। अब डिजिटल प्रमाणीकरण ई-केवाईसी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज रुका है और भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है। करीब 5.8 करोड़ नकली या डुप्लीकेट राशन कार्ड रद्द हुए हैं, जिससे व्यवस्था और मजबूत हुई है। साथ ही पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचा है। योजना के तहत अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 2131 लाख मैट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया है, जिसके लाभार्थी का आंकड़ा 81 करोड़ पहुंच गया है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना ने एक ओर जहां बड़ी संख्या में लोगों की खाद्य सुरक्षा पुख्ता की है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण की समस्या को भी काफ़ी हद तक कम करने का काम किया है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे इमरजेंसी की। जी हां, आज से 50 साल पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर लादा था। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी मौके पर डीडी न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50 और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक इमरजेंसी में हुए अत्याचारों से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक कहानी। ये दर्दनाक कहानी है एक अभिनेत्री की, जिस पर न केवल इमरजेंसी के दौरान रूह कंपाने वाले अत्याचार किए गए, बल्कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।
एकमात्र परिचय नहीं। स्नेहलता का इससे भी बड़ा दोष ये था कि वो समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस फरार थे और पुलिस को संदेह था कि स्नेहलता रेड्डी को उनके छिपने की जगह का पता है। इसके बाद था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा था। कन्नड़ की इस प्रख्यात अभिनेत्री को जेल के फर्श पर सोकर कई रातें बितानी पड़ी। पूरे 8 माह तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में प्रताड़नाएं दी गईं। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी जिसे कर्नाटक मानवाधिकार समिति ने 1977 में अ प्रिजन डायरी के नाम से प्रकाशित किया था। इसमें जेल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विवरण देते हुए स्नेहलता ने लिखा, जैसे ही एक महिला अंदर आती है उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? आपातकाल में देश के अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। उन्हें भी बेंगलुरु की जेल में ही रखा गया था। स्नेहलता रेड्डी की कालकोठरी जेल में उनके बगल में ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी थी। उसी जेल में बंद मधु दंडवते ने लिखा है कि रात को स्नेहलता की हृदय भेदी चीखें मेरे सेल तक आती थी। मैं सोचता था यदि ईश्वर है तो उसे यह अधर्म क्यों नहीं दिखता। छोटे बच्चों सी सरलता और चपलता से भरपूर इस कलाकार को जिस बेदर्दी से मार डाला गया, उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्नेहलता अस्थमा रोगी थी, फिर भी जेल में उन्हें उपचार नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा कठोर यातनाएं बढ़ा दी गईं। ये बातें उन्होंने ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बताई थी। जब उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, 8 महीने बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के सिर्फ 5 दिन बाद ही स्नेहलता रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को उड़ाना चाहती थी, जो बाद में साबित नहीं हो सका। यानी झूठे आरोपों में स्नेहलता को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। स्नेहलता अकेली नहीं, ऐसी कई युवतियां और युवक थे जिनका इमरजेंसी के नाम पर अंत कर दिया। स्वतंत्र भारत ने इससे पहले न ऐसा फांसीवाद देखा, न इसके बाद।
और आपको बता दें कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और दिल्ली से प्रकाशित तमाम अखबारों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ है आज अखबारों से? शैला, अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो तबाही का मंजर, इस खबर के साथ आज प्रमुख अखबारों ने आज खबर प्रकाशित की है। हम सभी जानते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच के जिस तरह से अमेरिका ने ईरान और इजराइल के संघर्ष में एंट्री की और उसके बाद किस तरह से तबाही का मंजर कल देखने को मिला, तो उसे आज हेडलाइन के साथ लिया गया है। और अमेरिकी बम हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर दागी 40 मिसाइलें, तेल अवीव और हाइफा में भी भारी तबाही, इसको आज प्रकाशित किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से तनाव कम करने की अपील की है, इसे भी आज खबर में प्रकाशित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं तो आपको बताएं ये गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जुड़ी हुई खबर है। जी हां, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि मार्च तक देश से खत्म होगा नक्सलवाद और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बारिश में भी चैन से नहीं बैठने देंगे नक्सलवादियों को। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो ये है क्राइम को रोकने से जुड़ी हुई खबर, लेकिन क्रिमिनल किसी राज्य के हों, रेलवे में अपराध किया तो अब खैर नहीं। इस हेडलाइन के साथ हरिभूमि अखबार ने आज इस खबर को लिया है। एकीकृत रणनीति से अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। और हाल ही में एक छठा अखिल भारतीय सरकारी रेलवे पुलिस का सम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें अंतर राज्य अपराधों का मुकाबला करने और विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर गहन विचार विमर्श हुआ। और ये भी
बात सामने आई कि एकीकृत रणनीति और यात्री सुरक्षा पर एकीकृत रणनीति से अपराधियों पर नकेल कैसे कसी जा सकती है। अगली खबर की अगर बात करें तो यह है मतदाता सूची से जुड़ी हुई खबर, जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने लिया है और बताया कि मतदाता सूची में संशोधन को घर घर सत्यापन कराएगी निर्वाचन आयोग। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची में अधिक सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय निर्वाचन आयोग राज्य में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के दौरान घर घर जाकर गहन सत्यापन करने पर विचार कर रहा है, ताकि इससे सटीकता आए और पारदर्शिता को भी और बढ़ावा मिल सके। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें शैला, तो आज के प्रमुख अखबारों ने इन खबरों को प्रकाशित किया है। बहुत धन्यवाद संध्या। अलग अलग क्षेत्रों से दिल्ली से प्रकाशित तमाम अखबारों की सुर्खियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, बात करते हैं खेल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल बारिश के चलते जल्दी समय से पहले समाप्त हो गया। खत्म होने पर भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 90 रन बना लिए। इस तरह भारत की कुल बढ़त 96 रन की हो गई। क्रीज पर केएल राहुल 47 तो कप्तान शुभमन गिल 6 रन बनाकर नाबाद है। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 465 रन पर सिमट गई और भारत को 6 रन की बढ़त हासिल हुई। इंग्लैंड की ओर से ओली पोप ने 106 और हैरी ब्रूक ने 99 रनों की पारी खेली, जबकि भारत की ओर से बुमराह ने 5 विकेट झटके। बुमराह ने विदेशी धरती पर 12 बार 5 विकेट लेने के कपिल देव के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। और आइए अब देखते हैं देश भर के मौसम का मिजाज। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के थुथुकुडी में कोदाई उत्सव में दीप पूजा की झलकियों के साथ। थुथुकुडी के भद्रकाली अम्मन मंदिर में दीप पूजा के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। आप उठाइए इन झलकियों का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।